Good morning. Today we start in management accounting financial statement. What is the meaning of the financial statement? That means we can say whenever a company make their P&L account and balance sheet in financial end of the financial year, that called financial statement. कहने का अर्थ है कि एक कंपनी जो कि कंपनी चाहे कोई भी व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय, चाहे वह फुटकर व्यवसाय है या पार्टनरशिप वाला व्यवसाय है, किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जब वित्तीय वर्ष के अंत में हम P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, जिससे कि हमें व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इस चीज़ का पता पड़ सके कि बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या हमारी एसेट्स का क्या डेप्रिसिएशन चल रहा है, क्या वैल्यूशन चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनल अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अब तक बहुत पुरानी हो चुकी है। जैसे हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डेट्स ऑल। इसको आधुनिक समय में हम अगर देखें तो केवल वित्तीय विवरणों के अंतर्गत P&L और बैलेंस शीट ही पर्याप्त नहीं है, अपितु हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट आदि को भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आज हम उदारीकरण और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया में चल रहे हैं, जहाँ पर कि हाईटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा बिजनेस भी संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुराना स्तर था या रूढ़िवादी स्तर था, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट केवल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ही मानी जाती थी, लेकिन आज के नव युग में हम ये कहें कि केवल ये दो स्टेटमेंट ही नहीं, अपितु हमारे पास और भी कहीं हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे साल भर में कितना फंड आया, हमारे साल भर में कितना कैश आया, क्या फ्लो रहा, क्या आया, कितना गया। इसी प्रकार से यदि हमने बिजनेस के अंतर्गत प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बिजनेस कमाए हैं उसके लिए लेबर की क्या कॉस्ट लगी और उनको हमने कितना बेनिफिट दिया। इसी प्रकार से हमने समाज के लिए समाज से जितना भी लेबर लेकर के या वस्तुएं लेकर के, हम रिसोर्सेज लेकर के हमने काम किया, उसके बदले में हमने समाज को क्या बेनिफिट दिए। तो इन सब के लिए हम स्टेटमेंट फाइनेंशियल मौद्रिक तौर पे बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं एक अच्छे व्यवसाय के लिए। इनके द्वारा ही फाइनल में मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं वर्ष के अंत में, उसके आधार पे फ्यूचर की प्लानिंग बनाई जाती है, फ्यूचर के डिसीजन लिए जाते हैं, फ्यूचर के संबंध में हम समाज को या नेशनल को क्या दे सकते हैं, हमारी GDP रेट में क्या उसमें योगदान कर रहे हैं, इन सब की जानकारी हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वह मैंने अभी आपके सामने नाम भी बताए थे कि फंड फ्लो भी हो सकता है, कैश फ्लो हो सकता है, सोशल बैलेंस शीट हो सकती है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट हो सकते हैं। लेकिन ये सब हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन जो दो सोशल स्टेटमेंट हैं वह बैलेंस शीट और फंड P&L अकाउंट। बैलेंस शीट भी हम दो प्रकार के को अलग अलग डिवीज़न कर सकते हैं। पहली है नॉन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट। नॉन कॉर्पोरेट में जो कंपनियों में शामिल नहीं है, ऐसी इंस्टीट्यूट जो कि बिजनेस तो कर रही हैं, मौद्रिक तौर पे ही कार्य कर रही हैं, लेकिन वो या तो सोल ट्रेडर हैं या पार्टनरशिप है या सेल्फ प्रोप्राइटरशिप है, तो उनकी जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी वह हमेशा आपके हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाई जाएगी। हॉरिजेंटल फॉर्म है ना, जो पुराने वाले मेथड थे, मतलब T आकार के अंतर्गत। और दूसरा आपके है कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट माना कंपनी के अंतर्गत जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वह आजकल हॉरिजेंटल न होकर के वर्टिकल फॉर्म में होती है। और ये जो है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 का पार्ट 1 के अंतर्गत बनाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो बनाए जाएंगे बैलेंस शीट के अंतर्गत, वह हमें जितने भी मदें हैं उन सभी मदों को अलग अलग करते हुए दिखाया जाना है। अलग अलग करते हुए दिखाया जाना माना, जैसे मैं आपके सामने सेकंड पेज पर ही लेके आ रही हूँ। थर्ड पेज पे आपको दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट बैलेंस शीट, फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट।
फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट के अंतर्गत आपको ये दिया गया है कि ऑल ऑफ फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में भी पहला पॉइंट दे रहा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम शेयर कैपिटल लिख देंगे और रिजर्व्स रख देंगे, और इसी प्रकार से कोई मनी रिसीव्ड अगेंस्ट जो है अगेंस्ट शेयर वारंट, वो इन तीनों बिंदुओं को हम शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत लिखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन में आइटम्स हैं या मदे हैं या ट्रांजैक्शन है, तो शेयर कैपिटल अलग दिखाई जाएगी, रिजर्व्स अलग दिखे जाएंगे, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है तो वह अलग दिखाई जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड हेड दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यदि किसी प्रकार का पेंडिंग अमाउंट है तो वह भी इसमें दिखाया जाएगा। थर्ड वन दे रहा है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हम ये कहें कि जैसे किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है, डिवेंचर्स हैं, और इसी प्रकार से किसी प्रकार का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, तो ये सब नॉन करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। फिर फोर्थ मेन पॉइंट दे रहा है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी माना शॉर्ट टर्म लोन हो जाएंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स हो जाएंगे और बीपी हो जाएगा। इस प्रकार से जो करंट लाइबिलिटी होगी वह इसमें डाल दी जाएगी। इसके बाद में आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ हम वर्टिकल फॉर्म में कर रहेंगे, तो इन सब की टोटल लगाने के बाद में हम एसेट्स में आ जाएंगे, और एसेट्स में सबसे पहले आपका दे रहा है फर्स्ट पॉइंट है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आप ये देख लीजिए कि जो फिक्स एसेट्स हैं, चाहे टेंजिबल हैं, इंटेंजिबल हैं, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और इसके बाद में आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हैं क्वेश्चन में तो वो भी दिखाने हैं, और डेफर्ड टैक्स एसेट्स है किसी प्रकार की, या हमने किसी कंपनी को या किसी क्लाइंट को लॉन्ग टर्म लोन दिया या एडवांस दिया है, तो वह भी इसी के अंतर्गत आप लिखेंगे। इसके बाद में आपको कह रहा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आप लोग अच्छे से जानती हैं कि क्या होता है करंट एसेट्स में। जैसे आपकी हो जाएगी कैश हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, बीआर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो, या हमने शॉर्ट टर्म लोन दिए हैं, एडवांस दिए हैं, तो वह सारी के सारी करंट एसेट्स। तो इस प्रकार से हमको बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल के अंतर्गत। और इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कंपनियों में हमेशा हमको वर्टिकल फॉर्म में ही बैलेंस शीट बनानी है, और जो अमाउंट के जो कॉलम दिए हुए हैं, 2 तरह के कॉलम दिए हुए हैं, लास्ट ईयर के भी डाटा लिखने हैं और इस समय के भी डाटा लिखने हैं हमें। और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी आइटम्स हैं उनको मेन हेडिंग में भी लिखना है, सब हेडिंग में भी लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास नॉन करंट एसेट्स है, तो नॉन करंट एसेट्स में पहला हो जाएगा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में भी जैसे फिर डिवीज़न हो जाता है टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसी प्रकार से आपका अगर सेकंड पॉइंट होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो वह अलग दिखाया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि हर आइटम हमको अलग अलग डिवीज़न में दिखाए जाने हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई पिछले साल का कोई नेगेटिव आंसर है हमारे पास P&L का, तो वह हमेशा रिजर्व और इसमें से घटाया जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में एक बात और बता दूं कि यदि है ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडर राइटिंग कमीशन है, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, तो वह हम सब के सब नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। और यदि ये 12 महीने के अंदर अंदर अपलिखित किए जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये 12 महीने में अपलिखित नहीं किए जाते हैं तो नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत दिखाए जाएंगे। इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट बनानी है। और इसके बाद में आपके सामने है एक P&L, मतलब P&L का फॉर्मेट। P&L का जो फॉर्मेट है वह आपको दिखाना है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 और पार्ट 2। ये जो दिया हुआ है आपके नेक्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको रेवेन्यू दिखाने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जो आपकी सेल्स हुई है, अदर इनकम माना इंटरेस्ट, डिविडेंड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो भी है वह अदर इनकम जो हम P&L के क्रेडिट में लिखते थे वह लिखनी है।
इसके बाद में ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। इसके बाद में हमें एक्सपेंसेज लेस करने, एक्सपेंसेज में माना जो आपके ट्रेडिंग में या P&L के अंतर्गत आते थे, लेकिन हमको सीक्वेंस में चलते जाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपको यही चीज़ आपको इसने 2 बार दे दी है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपको कह रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज माना जैसे आप सैलरी देते हैं। फाइनेंस कॉस्ट का मीनिंग होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाता है। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज हो जाएंगे, ये टोटल एक्सपेंसेज हो जाएंगे। अब आपके ये हैं कि इन सबको करने के बाद में टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेज घटाने के बाद में आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एक्सपेंशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, मतलब टैक्स घटाने से पूर्व आपके इनकम आ जाएगी। इसमें से आपको टैक्स घटाना है, तो टैक्स घटाने के बाद में आप 9th पॉइंट पे अगले पेज पे आ जाइए और आपको कह रहा है प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स पेमेंट। और इसके बाद में टैक्स, उसके बाद में यदि किसी प्रकार के आपने डिविडेंड चुकाए हैं या डिविडेंड दिए हैं प्रेफरेंशियल शेयर पर या इक्विटी शेयर पर, तो वह चीज़ भी आप लोग इसमें से घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका P&L अकाउंट तैयार हो जाएगा। और इसके आधार पर मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन भी रख रही हूँ, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। मैं सारी मदें आपको बता देती हूँ कि कौन सी मद कहाँ और किस प्रकार से जाएगी। ये आपके पेज नंबर 6 पे दी हुई है। आपको दे रहा है From the help of following information, prepare statement of P&L account and balance sheet of Kavita Limited according to Schedule 3rd of Company Act 2013 के अकॉर्डिंग आपको 31 मार्च 2020 का P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले परचेज दे रहा है। ये परचेज आपके जो P&L अकाउंट है उसमें एक्सपेंसेज में सबसे पहली मद आएगी। इसके बाद में आपको दे रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे ऊपर आएगा P&L अकाउंट में, ये रेवेन्यू है अर्थात ये सेल्स है। फैक्ट्री एक्सपेंसेज आपके जो फॉर्मेट के अंतर्गत जो दिया हुआ था उसमें आपको जर्नल एक्सपेंसेज जो दिए हैं, एक मैं आपको वापस फॉर्मेट पे ले चल रही हूँ और ये एक्सपेंसेज आ जाएंगे आपके अदर एक्सपेंसेज में। अदर एक्सपेंसेज आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज के बाद में, तो ये अदर एक्सपेंसेज में आ जाएगा। इसके बाद में आपको कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ये भी अदर एक्सपेंसेज में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आपका आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आ जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज में। अगला आपको कह रहा है डेबिट में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अदर एक्सपेंसेज में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा है, तो ये आपके अदर इनकम में आ जाएगा ऊपर। फिर इस प्रकार से आप सारे आइटम देख कर के करती रहेंगी तो हर आइटम आपको समझ में आता जाएगा कि हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट किस प्रकार से करते हैं। केवल मैं आपको P&L के लास्ट में ले जाना चाह रही हूँ और P&L के लास्ट में आप क्वेश्चन में आंसर में देखेंगी तो आपको ये दे रहा है, आपको जो ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट किया है तो आपके टोटल इनकम 27,70,000 आई है और टोटल जो आपके एक्सपेंसेज आए हैं वह 20,70,000 आए हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपके 7 लाख रुपए प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, और उसमें से अगर हम प्रोविज़न फॉर टैक्स घटा दें 1 लाख रुपए तो अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख होता है। और 6 लाख में हम पिछले साल के लाभ जोड़ देंगे और उसमें से हम बाकी लास्ट में जा करके इस वर्ष का जो डिविडेंड है वह चुकता करेंगे। तो आपको लास्ट में दिया हुआ है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो इस प्रकार से फाइनली हमारे पास जो बैलेंस शीट में ले जाने योग्य प्रॉफिट होगा वह 5,50,000
50,000 होगा। इस प्रकार से ये एक तरह से आप देखें कि बिल्कुल वैसे ही बैलेंस शीट है, वैसे ही P&L अकाउंट है, लेकिन हमको अलग अलग हेड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको इसको वहाँ पर रखना है और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।